हाय बच्चों, जय हिंद। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रिस्पायरेशन इन द प्लांट्स। तो उसी सीरीज में हम आज के वीडियो में अनएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में जानेंगे। तो रिस्पायरेशन इन जनरल दो तरह का होता है। पहला होता है अनएरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। तो अनएरोबिक रिस्पायरेशन की अगर चर्चा की जाए तो जब रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो, कहने का मतलब अगर रिस्पायरेशन बिना ऑक्सीजन के हो जाए तो ऐसे रिस्पायरेशन को हम नाम देते हैं अनएरोबिक रिस्पायरेशन। कहने का मतलब इसमें किस ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। दूसरा होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। तो ऐसा रिस्पायरेशन जब भोजन को या ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, बिना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन ना हो पाए, तो ऐसे रिस्पायरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। कहने का मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो when respiration required the oxygen, that is called as the aerobic respiration. When oxygen do not required in respiration, that is called as the anaerobic respiration. जैसा कि हम जानते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बनता है, लेकिन अनएरोबिक रिस्पायरेशन में उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम एनर्जी बनता है। तो एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से फाइनल हमको केवल 2 एटीपी एनर्जी मिलता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा अनएरोबिक रिस्पायरेशन में तो केवल 27 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलेगा। लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी का यील्ड बहुत ज्यादा होता है अनएरोबिक के कंपैरिजन में। तो हम एक एक करके अनएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, तो नाम है अनएरोबिक। एरोबिक मतलब होता है ऑक्सीजन, एरोबिक मतलब होता है एरोबिक मतलब होगा ऑक्सीजन, एन मतलब एब्सेंट हो गया। कहने का मतलब जिस रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो या ऑक्सीजन के अब्सेंस में या विदाउट ऑक्सीजन जो रिस्पायरेशन हो उसको हम अनएरोबिक रिस्पायरेशन कह सकते हैं। तो इसको हम फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अनएरोबिक रिस्पायरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एक माइक्रोबियल मेडिएटेड प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसके सहायता से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अल्कोहल हम बनाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिसको फर्मेंटेशन के सहायता से बनाते हैं। तो अनएरोबिक रिस्पायरेशन पूरी तरह से फर्मेंटेशन प्रोसेस है। यह एरोबिक रिस्पायरेशन के कंपैरिजन में सिंपल प्रोसेस होता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन के कंपैरिजन में यह सिंपल प्रोसेस होता है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो अनएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड कहने का मतलब अनएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, रिस्पायरेशन हो जाएगा, बिना ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन होगा। तो अनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। यदि अनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो भी सकता है और नहीं भी रिलीज हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में और मे नॉट रिलीज, में और मे नॉट रिलीज। अनएरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है ना। तो आप देखेंगे जो है, जैसे मान लेते हैं ईस्ट एक फंजाई है, ईस्ट में रिस्पायरेशन अनएरोबिक हो रहा है, तो अनएरोबिक रिस्पायरेशन ईस्ट में होगा तो इस दौरान एल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। लेकिन यदि अनएरोबिक रिस्पायरेशन बैक्टीरिया में हो रहा है या हमारे बॉडी के मसल सेल्स में हो रहा है
तब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान फूड का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन, फूड का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। कहने का मतलब आप कह सकते हैं फूड पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो अनाएरोबिक रिस्पायरेशन में एंटर करेगा वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसलिए कहते हैं फूड का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन में फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो पूरा एनर्जी निकलेगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो कम एनर्जी निकलेगा। तो अनाएरोबिक रिस्पायरेशन यह साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो सेल के साइटोप्लाज्म, तो सेल के साइटोप्लाज्म में अनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो एरोबिक रिस्पायरेशन का कुछ स्टेप सेल के साइटोप्लाज्म में होगा और कुछ स्टेप माइटोकाइंड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। लेकिन अनाएरोबिक रिस्पायरेशन यह केवल सेल के साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाता है। अनाएरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं एनर्जी रिलीज। तो एनर्जी बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है। तो रिलीज्ड इन लेस अमाउंट, लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन पर मात्र 2 एटीपी नेट गेन हमको मिलता है। आगे हम बात करें तो अनाएरोबिक रिस्पायरेशन में कौन सा स्टेप होता है? तो यह केवल एक सिंगल स्टेप होता है। तो आप कह सकते हैं इसमें सिंगल स्टेप का यह रिएक्शन होता है। तो आप कह सकते हैं सिंगल स्टेप का रिएक्शन होता है। तो कौन सा रिएक्शन होगा अनाएरोबिक के दौरान? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस ऐसा केमिकल रिएक्शन है, आप कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का रिएक्शन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस ऐसा साइकिल है जो एरोबिक रिस्पायरेशन और अनाएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में होता है। कहने का मतलब ये एरोबिक और अनाएरोबिक को जोड़ने का काम करता है। इसके बारे में डिटेल हम एरोबिक रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे। अच्छा, आगे हम बात करें तो अनाएरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है? तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा? तो हम कह सकते हैं 27 किलो कैलोरी। तो 7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है अनाएरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन पर। आगे हम बात करें तो टोटल फॉर्म्ड एटीपी, अनाएरोबिक रिस्पायरेशन में कुल कितने एटीपी बनेंगे? तो हम कह सकते हैं तो कुल एटीपी में आप कह सकते हो 2 NADH2 प्लस 4 ATP। तो 2 NADH2 प्लस 4 ATP, इसका मतलब अनाएरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान टोटल 10 ATP बनते हैं। तो कितने टोटल बनते हैं? 10 ATP का फॉर्मेशन होता है। 2 NADH2 मतलब 6 ATP और 4 ATP है, 6 4 10। अच्छा, अनाएरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल यूज्ड, तो टोटल यूज्ड ATP कितने हैं? कौन कौन से हैं? तो आप कह सकते हैं 2 NADH2 और प्लस 2 ATP। 2 NADH2 प्लस 2 ATP, इसका मतलब 8 ATP यूज होता है। कहने का मतलब इसका मतलब कितना गेन होगा? तो टोटल 10 बना, 8 खर्च कर दिया गया, जिसमें से गेन कितना हुआ? 2 ATP। मात्र 2 ATP बचता है, 2 ATP। तो टोटल गेन तो 2 ATP होता है। तो आगे हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे कहां कहां खर्च हो रहा है। तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनाएरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल एटीपी का गेन कितना होगा? 2 ATP का गेन होगा। अच्छा, हम बात करें अनाएरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान जो है कौन से एंजाइम भाग लेंगे, क्योंकि ये सेल के अंदर होगा तो एंजाइम गवर्न रिएक्शन होगा। तो एंजाइम कौन से भाग लेंगे? 2 एंजाइम आप कह सकते हैं, एक है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा है डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम।
तो ये दो तरह का होता है, आप कह सकते हैं। एक होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम होगा, और दूसरा होगा लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और दूसरा कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो दो एंजाइम भाग लेते हैं। तो एक होता है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम और दूसरा होता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, अगर हम बात करें अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये भी जो है अनायर्बिक रिस्पायरेशन में भाग लेता है, लेकिन अगर ईस्ट में यदि ईस्ट में अनायर्बिक रिस्पायरेशन हो रहा है तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज काम करेगा, यदि बैक्टीरिया में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड काम करेगा। तो इस एंजाइम का काम क्या होगा, तो यह एंजाइम पायरुविक एसिड को किसमें, एथेनॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस एंजाइम का काम होता है, यह पायरुविक एसिड से एथेनॉल को बनाता है, और लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज का काम होता है पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड को बनाना। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज पायरुविक एसिड को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है, और लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज यह पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो हम अनायर्बिक रिस्पायरेशन के स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। तो अनायर्बिक रिस्पायरेशन में हम स्टेप को समझते हैं। हम इसमें स्टेप को समझते हैं। तो ये हमारा ग्लूकोज है जिसका ऑक्सीडेशन होना है, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो दो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा। तो दो पायरुविक एसिड बनेंगे, तो आप कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा और दो पायरुविक एसिड बनेगा। तो यही स्टेप कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। इसी स्टेप को हम ग्लाइकोलिसिस का नाम देते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो हम कह सकते हैं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना कहलाएगा ग्लाइकोलिसिस। अब जरा देखिए, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में टोटल 10 स्टेप का रिएक्शन होगा। कहने का मतलब इस ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप होंगे। तो 10 स्टेप को हमको पढ़ना है। हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन में एक एक पूरा डिटेल ग्लाइकोलिसिस में पढ़ेंगे। अब जरा हम देखते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान तो क्या बनेगा, 2 NAD कन्वर्ट होगा 2 NADH2 में, जो कि एनर्जी करेंसी है, या जो कि इसको एसिमिलेटरी पावर कह सकते हैं, इसको करेंसी नहीं कहते हैं। तो यह एसिमिलेटरी पावर है। और क्या होगा, 2 ATP, यहाँ पे 2 करके 4 ATP बनेगा। कितना बनेगा टोटल, 4 ATP। तो इस तरह से इससे हमको कितना ATP मिल गया, इससे 6 ATP मिलता है, और इधर 4 ATP बन ही आ रहा है। टोटल कितना, 4 ATP। तो इस तरह से ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितना, 10 ATP का फॉर्मेशन हुआ है। कितना हुआ है, 10 ATP। 2 NADH2 यहां बना है और 2 ATP या 4 ATP यहां बना है। तो 2 NAD कन्वर्ट हुआ किसमें, 2 NADH2 में। उसी तरह से 4 ADP कन्वर्ट हुआ है किसमें, 4 ATP में। एक एक करके हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ते समय पढ़ेंगे। तो इस तरह से 6 ATP यहां से मिलेगा, क्योंकि 2 NADH2 है तो 1 NADH2 से 3, तो 2 से 6। तो इस तरह से 4 ATP यहां से मिला, तो टोटल 10 ATP। लेकिन साथ ही साथ 2 ATP खर्चा भी यहां पे होता है। 2 ATP खर्च होता है, 2 ATP टूटता है तो किसमें चेंज होता है, ADP में। तो 2 ATP टूटेगा और किसमें चेंज होगा, 2 ADP में। तो इस तरह से 2 को निकाल देंगे तो यहां पे कितना बचेगा, 8 ATP। तो अब जरा देखिए, यहां से यहां तक 10 बना, 2 खर्च हुआ, 8 बचा, लेकिन अभी 6 और खर्च होना है। अब जरा देखिए, पायरुविक एसिड यदि अनायर्बिक रिस्पायरेशन ईस्ट में हो रहा है, किसमें हो रहा है, ईस्ट एक फंजाई है, ईस्ट में हो रहा है। तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो
तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यह पायरुविक एसिड एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको अल्कोहल कहते हैं, एथेनॉल में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो 2 एटीपी यहां पे बन रहा है, 2 एटीपी का गेन हो रहा है। अब जरा देखिए, यहां पे टोटल 10 था, 2 खर्च हुआ, 8 बचा है। 8 कौन बचा, 2 एटीपी और 2 NADH2 ये बचे हैं। ये वाला NADH2 यहां पे खर्चा कर दिया जाएगा। तो अब इधर देखिए रिएक्शन में 2 NADH2 कन्वर्ट हुआ, खर्च हुआ किसमें, रिड्यूस हुआ किसमें, 2 NAD प्लस में। तो मतलब दोनों NADH2 यहाँ पे खर्च हो गए। जो ये 2 NADH2 बना था वही दोनों NADH2 यहाँ पे खर्च हो गया। तो इस तरह से बचा कितना, केवल 2 एटीपी बचा। तो क्योंकि यहाँ 4 एटीपी बना था तो यहाँ पे 2 खर्च हुआ था, तो यही 2 वाला, यही जो 4 बना था इसमें 2 खर्च हुआ, यही 2 बचा है। तो इस तरह से हम कहते हैं अनायरबिक रिस्पायरेशन में मात्र 2 ही एटीपी बचता है। अच्छा, यदि यही रिएक्शन हमारे बॉडी के मसल सेल्स में हो या बैक्टीरिया में हो, तो बैक्टीरिया या मसल सेल्स में होगा तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, और बनेगा लैक्टिक एसिड और एटीपी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज हो रहा है, इसीलिए कहा गया अनायरबिक रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर अल्कोहल बैक्टीरिया ईस्ट में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, अगर बैक्टीरिया या मसल सेल्स में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज नहीं करता है। अब जरा देखिएगा, क्या हमारे बॉडी के हर मसल्स में अनायरबिक रिस्पायरेशन होता है? तो इसका आंसर है नहीं। तो नॉर्मल कंडीशन में, जब नॉर्मली हम लोग बैठे रहते हैं, सिटिंग पोजीशन में होते हैं या कोई काम हार्ड वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो या रेस्टिंग फेज में जब मसल्स रहते हैं, उस समय मसल्स में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। कैसा रिस्पायरेशन? एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो मतलब एक ग्लूकोज के टूटने से 38 एटीपी मिलता है। लेकिन जब हम हार्ड एक्सरसाइज करने लगते हैं तो हमारे बॉडी के मसल सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलता है ना, ऑक्सीजन कब मिलने लगता है, तब हमारे बॉडी का मसल्स अनायरबिक रिस्पायरेशन करने लगता है। तो आप याद रखिएगा, जब आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हमारे बॉडी का स्केलेटल मसल्स जो है यह अनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है। तो मसल्स वाले चैप्टर में ये सब बढ़िया से आपको बताया गया था। तो इस तरह से हमने देख लिया अनएरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। इसमें 3 स्टेप्स होंगे। पहला ग्लाइकोलिसिस होगा, दूसरा लिंक रिएक्शन होगा और तीसरा क्रेब्स साइकिल होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।